नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन डेवलप्ड कंट्रीज इज। ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, बी सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस, सी डायबिटीज मेलाइटस, डी रीमेटॉइड आर्थराइटिस। जो कॉमन कॉज होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वह क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डायबिटीज मेलाइटस। Diabetes mellitus is the most common cause of peripheral neuropathy in developed countries, often leading to diabetic neuropathy, a condition that affects the nerves in the peripheral nervous system. इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, उसकी जो नर्व्स हैं, जो कि सेंसरी नर्व्स होती हैं, जो आपका सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाती हैं, उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूरोपैथी। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस फिगर में किस प्रकार से इस व्यक्ति को एक डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो नर्व्स आई हैं, ये सेंसरी नर्व्स हों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनकी न्यूरोपैथी मीन्स नर्व का डिजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। Peripheral neuropathy is the most common type among these, affecting both sensory and motor nerves and causing pain, burning, tingling, numbness and muscle weakness। अब इस पेरीफेरल न्यूरोपैथी के कारण शरीर में कुछ परिवर्तन भी होते हैं, कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं, जैसे कि दर्द होना, जलन होना, सूजन आना, और जो मांसपेशियां हैं उनका कमजोर होना, और नम्बनेस या सुन्नपन की समस्या भी इससे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर है पेरीफेरल न्यूरोपैथी का, यह है डायबिटीज मेलाइटस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस के उपचार में कौन सी ड्रग इफेक्टिव है? ऑप्शन ए कार्बिमाजोल, ऑप्शन बी फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन सी टिनिडाजोल, ऑप्शन डी ओमेप्राजोल। करेक्ट आंसर होगा इसका थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है कि जब आपके शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है, यह T3 और T4 हार्मोन का अधिक प्रोडक्शन करने लगे, तो इसको हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कार्बिमाजोल मींस ऑप्शन ए सही हो जाएगा का प्रयोग करते हैं। Thyrotoxicosis refers to a condition where there is an excess of thyroid hormone T3 and T4 in the body, leading to a hypermetabolic state. This can occur due to various causes include। अब इसमें किस कारण से ऐसा होता है कि T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड अधिक करने लगती है? तो इसके कारण होते हैं ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक मल्टीन्यूक्लियर ग्वाइटर या थायराइडाइटिस। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कार्बिमाजोल और भी अन्य दवाएं हैं, उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर इसका और भी जो ट्रीटमेंट देखेंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशंस लाइक मिथिमाजोल, तो आपको अभी बताएगी कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल टू रिड्यूस थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। तो इनका काम होता है कि यह जो थायराइड हार्मोन का अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कम करना। तो इस प्रकार से इन दवाओं का प्रयोग थायरोटॉक्सिकोसिस के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन इन करेक्ट ऑर्डर आर। सही क्रम में इन्फेक्शन की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए दी प्रोड्रोमल incubation, illness, convalescence stage, ऑप्शन बी incubation, prodromal, illness, convalescence stage, ऑप्शन सी prodromal, primary infection, secondary infection, tertiary infection,
ऑप्शन डी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, डिजीज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो इन्फेक्शन की करेक्ट स्टेजेस होती हैं यह होती हैं, पहला इंक्यूबेशन होता है, प्रोड्रोमल स्टेज होती है, उसके बाद इलनेस होती है और उसके बाद कॉन्वालिसेंस स्टेज होती है। अब इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड होता है कि जब आपके शरीर में जब पैथोजन एंट्री करे और पहला सिम्टम शरीर में दिखाई दे, उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो लास्ट का जो पीरियड होता है वह होता है कॉन्वालिसेंस पीरियड, जिसको हम उपचार पीरियड भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है उपचार के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following is administered with the help of nebulizers? नेबुलाइजर्स के सहायता से इनमें से क्या एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन ए स्प्रेज, ऑप्शन बी एरोसॉल्स, ऑप्शन सी एलिक्जर्स, ऑप्शन डी बिट्रेली। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी एरोसॉल्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं नेबुलाइजर की सहायता से। Aerosols are administered with the help of nebulizers. A nebulizer is a device that converts liquid medication into fine mist or aerosol. तो जो नेबुलाइजर होती है एक ऐसा उपकरण होता है जो लिक्विड मेडिकेशन हो उनको फाइन मिस्ट में या एरोसॉल में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। विच कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स, जिनको कि लंग्स में इनहेल किया जा सकता है। कॉमनली यूज्ड फॉर कंडीशंस लाइक एस्थमा। इस एरोसॉल जब उन लंग्स में इनहेल हो जाएंगे तो उनका जो प्रयोग होता है अस्थमा के उपचार में, सीओपीडी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंडेड फैमिली इज कजिन्स, ऑप्शन बी जनरेशंस, ऑप्शन सी सेवरल जनरेशंस, ऑप्शन डी ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ रिलेटिव्स। एक्सटेंडेड फैमिली का अर्थ होता है सेवरल जनरेशंस। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। सेवरल जनरेशंस एंड एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड मल्टीपल जनरेशन। तो इसमें कई प्रकार की पीढ़ियां, कई पीढ़ियां इसमें एक्सटेंडेड फैमिली में सम्मिलित होती हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, आंट्स, अंकल्स, कजिन्स, ऑल लिविंग टुगेदर और मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप, जिनके बीच में आपस में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। इट गोज बियॉन्ड द इमीडिएट फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है सेवरल जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रे ऑस्टरेथ कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। ऑप्शन ए विजुअल मेमोरी, ऑप्शन बी पर्सनालिटी, ऑप्शन सी अचीवमेंट, ऑप्शन डी एप्टीट्यूड। रे ऑस्टरेथ कॉम्प्लेक्स जो फिगर टेस्ट होता है इसको किसका असेस करने के लिए, किसका आकलन करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, विजुअल मेमोरी या दृश्य मेमोरी का प्रयोग करने के लिए रे ऑस्टरेथ कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all are true about the neonatal complications due to pregnant mother except option A hypoglycemia, option B hyperglycemia, option C hypomagnesemia, option D hypocalcemia। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेग्नेंट मदर के, इनमें से सभी हैं सिर्फ एक को छोड़ करके। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया को छोड़ करके सभी कॉम्प्लिकेशंस न्यूनेट्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द मेडिसिन गिवन टू डीवर्मिंग इन चिल्ड्रन इन इंडिया इज। भारत में डीवर्मिंग के लिए, बच्चों के डीवर्मिंग के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए एसाइक्लोवीर, ऑप्शन बी एल्बेंडाजोल, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी एजिथ्रोमाइसिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एल्बेंडाजोल का प्रयोग भारत में डीवर्मिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
The number of basic needs of patients identified by Henderson include. हेंडरसन ने जो पेशेंट की बेसिक नीड है उनको आइडेंटिफाई किया था। इनकी नंबर कितनी होती है बेसिक नीड्स की? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 15। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14। हेंडरसन ने जो बेसिक नीड बताई थी यह 14 थी। Virginia Henderson, a renowned nursing theorist, identified 14 basic needs of patients in her nursing theory. वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी नर्सिंग थ्योरी में पेशेंट की 14 बेसिक आवश्यकताएं बताई थीं, विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर नर्सिंग केयर, जो कि नर्सिंग केयर का फाउंडेशन या बुनियाद बनाने का काम करते हैं। दीज नीड्स इंक्लूड एरियाज लाइक ब्रीथिंग। अब इसमें कौन कौन सी नीड्स हैं? जैसे कि ब्रीदिंग मीन श्वास लेना, ईटिंग खाना, मूवमेंट हिलना डुलना, एंड पर्सनल हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता जैसी चीजें इसमें शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर कार्सिनोमा सर्विक्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए अर्ली मैरिज, ऑप्शन बी सिंगल चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन सी अर्ली क्वाइटस, ऑप्शन डी अर्ली चाइल्ड बियरिंग। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सही है, सिंगल चाइल्ड बर्थ ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है कार्सिनोमा का। शेष इसमें जो भी फैक्टर्स हैं यह कार्सिनोमा के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अर्ली मैरिज हो या अर्ली क्वाइटस हो या अर्ली चाइल्ड बियरिंग हो। तो ये सभी फैक्टर्स कार्सिनोमा सर्विक्स के कार्सिनोमा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। Single childbirth is not a predisposing factor for carcinoma cervix. Cervical cancer. The main predisposing factors for carcinoma cervix include. जो कार्सिनोमा सर्विक्स का कार्सिनोमा होता है उसके जो मुख्य प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं यह कौन कौन से हैं? अर्ली मैरिज है, अर्ली क्वाइटस है और अर्ली चाइल्ड बियरिंग है। The factors increase the risk because they often lead to prolonged exposure to the human papilloma virus, which is the primary cause of cervical cancer. तो ये जो फैक्टर्स हैं यह HPV वायरस के संक्रमण को बढ़ाने का कार्य करते हैं और यह जो वायरस होता है प्राइमरी कारण होता है, प्राथमिक कारण होता है सर्वाइकल कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, The term sociology was introduced by option A Herbert Spencer, option B Emile Durkheim, option C Auguste Comte, option D मैक्स वेबर। करेक्ट आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सोशियोलॉजी शब्द या समाजशास्त्र शब्द है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक महिला रोगी जिसे हाल ही में हेपेटाइटिस ए का निदान हुआ है पूछती है, मुझे यह बीमारी कैसे हो गई? नर्स की श्रेष्ठ प्रतिक्रिया क्या है? तो एक फीमेल पेशेंट है, नर्स के पास आई और उसको यह जानकारी हो गई है कि मुझे हेपेटाइटिस ए हुआ है। तो हेपेटाइटिस ए किस प्रकार से हो सकता है? ऑप्शन ए, तुमने रेस्टोरेंट में दूषित खाना खाया होगा। ऑप्शन बी, तुमने आईवी ड्रग्स के प्रयोग से इसे प्राप्त किया होगा। ऑप्शन सी, तुमने दूषित रक्त चढ़वाया होगा। ऑप्शन डी, तुमने शायद असुरक्षित संभोग प्राप्त किया है। देखिए जो हेपेटाइटिस ए है ये मेनली ओरोफिकल रूट से फैलता है। जो भी लोग बाहर का अत्यधिक दूषित खाना खाते हैं उनको ये होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, रेस्टोरेंट में दूषित खाना खाया होगा। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। तो हेपेटाइटिस ए का जो फैलने का मुख्य माध्यम है यह है दूषित भोजन या दूषित पानी। यह वायरस भोजन और पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, खासकर जब स्वच्छता की कमी होती है। नर्स की यह प्रतिक्रिया रोगी को सही और सामान्य जानकारी देने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंट्रावीनस रूट से हिपेरिन पर चल रहे मरीज में उपचार के प्रभाव के आकलन हेतु नर्स किस प्रयोगशाला जांच की अपेक्षा करती है? ऑप्शन ए प्रोथ्राम्बिन टाइम, ऑप्शन बी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ऑप्शन सी हीमेटोक्रेट, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इंट्रावीनस रूट से हेपेरिन पर एक मरीज चल रहा है तो उसके उपचार के प्रभाव के आकलन हेतु असेसमेंट के लिए नर्स कौन सा टेस्ट करवाएगी? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पीटीटी हेपेरिन एक एंटीकोआगुलेंट। तो पहले तो बात यह है कि जो हिपेरिन है एक एंटीकोआगुलेंट है, मींस यह जो ब्लड थिनर के रूप में कार्य करता है और इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट किया जाता है। तो यह देखा जाता है कि हिपेरिन किस प्रकार से अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है इसे कहते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। यह परीक्षण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हेपेरिन की खुराक सही है और रक्त का थक्का बनने में बाधा उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है। तो हेपेरिन की जो भी डोज दी जा रही है वो डोज उपयुक्त है या नहीं है, इसी का आकलन करने के लिए एपीटीटी टेस्ट किया जाता है, जिससे यह जानकारी लगती है कि जो भी हेपेरिन है वो क्लॉटिंग मींस ब्लड थिनर के रूप में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इसका यूज करते हैं।